नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कायदे से ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया है। कायदे से तो ये 2019 से ही शुरू हो गया था। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, एक तरफ हमारी राज्य की पुलिस है, दूसरी तरफ आपकी ईडी सीबीआई है। ये विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नई जुगलबंदी कह दीजिए, या चुनाव में अपना अपना असर बनाए रखने की कोशिश कह दीजिए। ईडी कह रही है कि ममता और वहां के पुलिस कमिश्नर और डीजीपी कल पश्चिम बंगाल के खिलाफ सीबीआई में मामला दर्ज होना चाहिए। ममता कह रही है कि ईडी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर छापा मारा और पॉलिटिकल पार्टी के वो दस्तावेज जो उनके चुनावी रणनीति से जुड़े हुए थे, वो जबरन ले जाने की कोशिश की। अब मामला कोर्ट में है। कोर्ट में जज साहिबा मामले को सुन भी नहीं पाई, क्योंकि वकीलों में ही धक्कम धुक्की अदालत के अंदर ही शुरू हो गई। अगली तारीख 14 जनवरी की दी गई है। लेकिन ममता की पुलिस और केंद्र सरकार की ईडी सीबीआई के बीच द्वंद्व तो 2019 से ही चल रहा है। 2019 में शारदा और रोज वैली स्कैम का इन्वेस्टिगेशन का मामला सामने आया था। तब वहां पर सीबीआई ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को पूछताछ के लिए बुलाया था, और ये बात ममता को बड़ी अखरी थी और वो वहीं धरने पर बाहर दफ्तर के बैठ गई थी। 2024 में संदेश खाली वाला दृश्य तो आपको याद होगा, जब ईडी का एक व्यक्ति था, उस पर टीएमसी और पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हमला किया। इस तरह के आरोप लगाए गए थे। आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप कह नहीं सकते। और ये जो ताजा मामला है, एक तरह का कोलगेट स्कैम, कि भारत सरकार की जो एक कोल कंपनी है पीएसयू, वहां से कोयला चुराया जाता था और हवाला के जरिए पैसे का लेन देन किया जाता था। फरवरी 2020 का मामला है, लेकिन तब भी इसी ईडी ने या सीबीआई ने तब भी पूछताछ की थी अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी के साथ, और तभी स्कूल में टीचर्स की नियुक्ति के बदले में पैसा खाने का आरोप लगा था, और ये मामला भी केंद्रीय जांच एजेंसी के पास पहुंचा था, और केंद्र की जांच एजेंसी ने तब भी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी। अभी भी अभिषेक बनर्जी को कभी कभार ईडी याद कर लेती है, लेकिन तब ऐसा द्वंद्व नहीं मचा था। एक दूसरे पर इस तरह का कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं की गई थी। अब अमित शाह ने भी नाक पर ले लिया है और ममता ने भी नाक पर ले लिया है। ममता कह रही हैं कि उनके पास एक ऐसा पेन ड्राइव है जो बताता है कि ये जो पैसा अवैध तरीके से इकट्ठा किया गया, ये अमित शाह को भेजा गया था। बड़ा गंभीर आरोप है देश के गृह मंत्री पर। तो कुल मिलाकर ममता को यह साबित करना ही होगा कि उनके पास वाकई में पेन ड्राइव है और वाकई में अमित शाह हवाला के जरिए पैसा ले रहे थे, जैसा ममता आरोप लगा रही है। उनको साबित करना हो, लेकिन ईडी को भी साबित करना होगा कि जो कागजात, लैपटॉप हुआ, दूसरी चीजें हुई, कंप्यूटर हुआ, जो वो जब्त करने गए थे, वो पार्टी के टीएमसी के नीति रणनीति, चुनावी रणनीति से जुड़ा हुआ था, या वाकई में उनको टिप ऑफ मिली थी, वाकई में मनी ट्रेल स्थापित हुआ था। अब 2020 से सीबीआई ईडी इस मामले में तहकीकात कर रही है, सबूत जुटाने में लगी है। ऐसा क्या हुआ कि चुनाव से ठीक पहले कुछ सबूत सामने आ गए? अच्छा है आगे सबूत, जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। उनका कोई साथ नहीं दे सकता, ना ही उनका कोई समर्थन कर सकता है। लेकिन
जब मामला विवादित हो गया है, इतना तूल पकड़ लिया है, तो ईडी को भी साबित करना पड़ेगा कि मनी ट्रेल आईपैक के दफ्तर तक स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि ईडी कह रही है कि 20 करोड़ रुपए आईपैक को हवाला के माध्यम से भेजे गए थे, तो इसका कहीं ना कहीं मनी ट्रेल तो बना होगा। नहीं बना होगा तो कुछ गवाह होंगे। ऐसे तो आबकारी कांड के लिए भी दिल्ली में कहा गया मनी ट्रेल, उसके बाद कुछ हासिल नहीं हुआ। नेशनल हेराल्ड के मामले में भी एक पैसा ना इधर गया ना उधर गया, ऐसा कोई जांच एजेंसी साबित नहीं कर पाई मनी ट्रेल को। हेमंत सोरेन के मामले में भी 6 महीने जेल में रहे, लेकिन मामला आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि कोई सबूत ही जांच एजेंसी के पास नहीं था। तो ये तमाम मुद्दे उठते रहे हैं, आगे भी उठते रहेंगे, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उधर आईपैक का जो एक बयान आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईपैक का कहना है कि हम तो पारदर्शी तरीके से अपना काम करते हैं। आईपैक कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से। हमने तो बीजेपी के लिए काम किया, टीएमसी के लिए किया, वाईएसआर रेड्डी के लिए किया, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए किया, आपके लिए किया, बीआरएस के लिए किया, जनता दल यूनाइटेड के लिए किया, और सिर्फ हम इलेक्शंस कैसे लड़ा जाए उससे उनकी सारा सिस्टम जुड़ा रहता है, उसकी नीति रणनीति बनाते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा के, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की विचारधारा डीएमके की अलग है, आम आदमी पार्टी की अलग है, टीएमसी की अलग है, बीजेपी की अलग है, बीआरएस की अलग है, लेकिन सबके लिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की अलग है, लेकिन सबके लिए वो काम करते रहे हैं। पहले ये तय हुआ कि आईपैक के लोग घर से काम करेंगे, लेकिन फिर ममता ने सुझाया कि नहीं, इससे तो केंद्र सरकार का हौसला बढ़ जाएगा, उन्हें लगेगा कि आईपैक वाले डर गए या कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन आईपैक को लगा था कि शायद उनके यहां दफ्तर पे फिर छापे पड़े, उनको ये भी लगा था कि शायद दफ्तर सील कर दिया जाए, लेकिन ईडी ने भी समझदारी से काम लिया। मुझे लगता है कि तत्काल इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, आगे नहीं करेंगे, कुछ तय नहीं है। या तो सारे कागजात निकल चुके हैं, अब सीबीआई के हाथ, ईडी के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, तो बेकार में दफ्तर पर सील लगाने का, सील बंद करने का कोई मतलब तो रह नहीं गया। तो 100% अटेंडेंस के साथ आईपैक के लोग आते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन क्या 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदारी से काम कर रही हैं? अमित शाह को यह समझना होगा कि वो देश के गृह मंत्री हैं। इसी तरह ममता बनर्जी को यह समझना होगा कि वो टीएमसी की नेता नहीं है, वो एक पश्चिमी बंगाल प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। तो एक को मुख्यमंत्री के रूप में एक्ट करना है, एक को होम मिनिस्टर के रूप में एक्ट करना है। पार्टी के नेता के रूप में एक्ट नहीं करना है। ये एक बड़ा सबक है। क्या दोनों ये सबक सीखेंगे? ये सवाल भी उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।